व्यूअर्स लंदन के बहुत बड़े गैंगस्टर लीनी को देखते हैं। उसके पास काफी ज्यादा पावर्स होती हैं और उसका एक राइट हैंड होता है जिसका नाम होता है आर्ची। यहाँ लीनी के पास लोन लेने के लिए वन टू और उसका बेस्ट फ्रेंड आते हैं। असल में यहाँ लंदन की प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर वन टू का प्लान होता है कि वो लोन लेकर एक बिल्डिंग बनाएंगे और उसे अच्छे प्राइस पे सेल कर देंगे। अब यहाँ पर उन्हें लीगली लोन नहीं मिल पाता क्योंकि ये दोनों ही क्रिमिनल्स होते हैं और एक दो बार जेल भी जा चुके होते हैं। तो लीनी यहाँ पर उन्हें लोन दे देता है, पर अब लीनी अपनी पावर का यूज करके उन्हें बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं मिलने देता और इसी के साथ उनके पैसे डूब जाते हैं। अब जमीन खरीद ली है और पैसे भी नहीं है। लीनी अपने पैसे वापस चाहता है। तब लीनी उनको कहता है कि अब बिल्डिंग भी उसकी हुई और सारे के सारे शेयर्स भी उसके हुए और साथ ही में उन्हें $2 मिलियन उसे लाकर देने होंगे अगर वो अपनी जान चाहते हैं तो। वो लीनी को मना नहीं कर सकते थे। यहाँ पे उनके जाते ही वापस से लीनी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ की परमिशन अपने हाथ में ले लेता है, मतलब फ्री में बिल्डिंग और अब पैसा भी उसे वापस लेगा। इसके बाद लीनी बहुत बड़े रशियन से बात करने जाता है जिसका नाम होता है यूरी। यहाँ पर यूरी को बहुत सारी बिल्डिंग्स बनानी होती है जिसके लिए उसे लीगली परमिशन नहीं मिलती, तो यहाँ पर वो लीनी की पावर का यूज करना चाहता है। तो यहाँ पे लंदन में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनने की परमिशन वो लेना चाहता है। लीनी इस काम के लिए 7 मिलियन यूरोस मांगता है, तो ये डील उनके डन हो जाती है। जिसके बाद वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर लीनी देखता है कि वहाँ पर यूरी के पास एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। वो पेंटिंग उसकी भी फेवरेट है। ये पेंटिंग यूरी के लिए काफी लकी होती है, पर यहाँ पर डील करने के लिए यूरी कह देता है कि कुछ दिनों के लिए अगर तुम चाहो तो पेंटिंग लेकर जा सकते हो। अब लीनी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए उस पेंटिंग को अपने पास रख लेता है और लीनी के जाने के बाद रशियंस अपने अकाउंटेंट को कॉल करता है। यहाँ पर उसके अकाउंटेंट का नाम होता है स्टेला, जो कि उसकी अपनी अकाउंट्स को हैंडल करती है और जब कोई भी बड़ा अमाउंट निकलवाना होता है तो वो स्टेला की हेल्प से ही निकल पाता है। अब वो स्टेला को 7 मिलियन यूरोस रिलीज करने को कह देता है। अब स्टेला अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती है, पर यहाँ पर वो अपनी जिंदगी से काफी बोर हो चुकी होती है। तो अब वो वन टू को कॉल करके कहती है कि उसके पास एक ऑफर है। यहाँ पर वन टू को वो काम देती है कि दो अकाउंटेंट 7 मिलियन यूरोस लेकर आएंगे और उसके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होगी। तो वन टू का ये काम होगा कि वो इनसे पैसे चुरा ले। बदले में स्टेला को सिर्फ 20% चाहिए होता है। अब वन टू को $2 मिलियन लेन को वापस करने थे, इसलिए वो इस काम के लिए मान जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लेन पर। यहाँ पर लेन अपने काउंसलर से बात कर रहा होता है। यहाँ पर काउंसलर वही होता है जिसकी हेल्प से उसे अलग अलग जगह पर बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिलती है। यहाँ पर वो यूरी के सारे पेपर्स उसे दे देता है। अब इसके बाद काउंसलर का काम होता है कि यूरी के सारे पेपर्स पास करा दे। अब नेक्स्ट सीन में दोबारा से वन टू को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होता है। यहाँ पर वो कॉप्स की ड्रेस को पहनते हैं और इससे वो बहुत ही आसानी से 7 मिलियन यूरोस चुरा लेते हैं और उन दोनों अकाउंटेंट्स को उन्हीं की कार से उतारकर उन्हीं की कार को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद स्टेला से मिलकर उसका 20% उसे दे देते हैं। दूसरी तरफ चोरी होने की न्यूज यूरी को मिलती है, तो वो कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए दोबारा से पैसे निकाल लो। और अब स्टेला को फिर से बोल देता है 7 मिलियन यूरोस दोबारा से निकालने के लिए। अब वन टू भी आरजी को फोन करके कहते हैं कि वो $2 मिलियन एक साथ देना चाहते हैं। यहाँ पर आरजी को उन पर शक होता है और थोड़ा झटका भी लगता है। इसके बाद भी आरजी उनसे पैसे ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लेन पर। वो अपने घर पर होता है जहाँ वो बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि वो पेंटिंग जो वो यूरी से लेकर आया था वो चोरी हो चुकी है और अब अगर उसने यूरी को वापस नहीं करी तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आरजी को ये काम देता है कि वो जल्द से जल्द उस पेंटिंग को ढूंढ कर लेकर आए। आरजी उसके लिए टैंक से मदद मांगता है क्योंकि टैंक वो आदमी होता है जिसे ऐसी चोरी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है और अब वो उसे काम देकर वहां से चला जाता है। अब हमें दोबारा से दिखाते हैं वन टू को जो अपने फ्रेंड हैंडसम बॉब के साथ होता है। यहाँ पर बॉब को जेल होने वाली थी। यहाँ पर उसका आखिरी दिन होता है। कल वो 4 साल की जेल के लिए जाने वाला था। असल में सभी लोग यहाँ पर क्रिमिनल्स होते हैं। इन लोगों का क्राइम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, पर फिर भी इनके बीच में कोई इन्फॉर्मर होता है जो हमेशा इनके अगेंस्ट प्रूफ देता रहता है और एक एक करके हर कोई जेल पहुंच चुका है, मतलब कि आरजी से लेकर हर कोई जेल जा चुका होता है।
और अब बारी होती है हैंडसम बॉब की। अब वो अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स वाली जगह पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स आते हैं। ये लोग यहाँ पर चोरी का सामान बेचते हैं ताकि ये लोग ड्रग्स खरीद सके। तो ये लोग उन्हें भगा देते हैं और इसके बाद 1-2 के साथ उसकी कार में बॉब होता है। यहाँ पर 1-2 उसे पार्टी देने वाला होता है क्योंकि कल से वो 4 साल के लिए जेल जाने वाला था। यहाँ पर बॉब उसे कहता है कि वो एक गे है और वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर 1-2 को झटका लगता है। पहले तो वो गुस्सा होता है, पर बाद में वो खुद को संभाल लेता है क्योंकि बॉब उसके बचपन का फ्रेंड था। अब यहाँ पर उसके रोने की वजह से 1-2 उसे अपने साथ डांस करने की विश को पूरा करने देता है, पर वो ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें आरजी को दिखाते हैं जो टैंक से मिलने जाता है। यहाँ पर टैंक उसे बताता है कि उसे वो लोगों के बारे में पता है जिन्होंने पेंटिंग कहाँ रखी है, वो ये भी जानता है। अब वो पेंटिंग कहाँ पर है ये हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लेन ने उन्हीं लोगों को पकड़ रखा होता है जिनके बारे में टैंक ने बताया था और अब वो उन्हें फिश से कटवा रहा होता है। ये एक टाइप का बहुत ही गंदा टॉर्चर होता है। अब उन्हीं में से एक आदमी उसे बताता है कि वो पेंटिंग जॉनी लेकर आया था और जॉनी लेन का नाजायज बेटा होता है। असल में वो उसकी वाइफ का बेटा होता है जिसे अब लेन झेल रहा होता है। लेन ने बचपन से जॉनी के साथ सही बिहेव नहीं किया था और इसलिए जॉनी एक नशेड़ी बन चुका है। जॉनी एक बहुत बड़ा रॉक स्टार होता है, साथ ही में वो एक बहुत ही गंदा ड्रग एडिक्ट भी होता है। और अब यहाँ पर उन्हें बहुत बड़ी न्यूज मिलती है कि जॉनी की डेथ हो गई है। अब वो आदमी उसे बताता है कि वो सामने से बेचने आया था और जॉनी अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर लेन बोलता है पहले जॉनी के 2 मैनेजर्स थे, उनको ढूंढो ताकि हम जॉनी तक पहुंच सके और हमें जॉनी का पता लग सके और कैसे न कैसे हमें उससे वो पेंटिंग वापस लेनी होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉनी को दिखाते हैं जिसके सामने वो पेंटिंग होती है और ये पेंटिंग उसने जानबूझकर चुराई होती है लेन को परेशान करने के लिए। और यहाँ पर कोई गंदी सी जगह पर रहता है जहाँ पर वो सिर्फ ड्रग्स लेता रहता है और ऐसे ही घूमता रहता है। और उसने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक रॉकस्टार की वैल्यू बढ़ जाती है जब उसकी डेथ हो गई होती है। उसके मरने की लास्ट 2 वीक्स में ही उसकी सीरीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पर लेन मिकी से मिलने आता है। मिकी पहले जॉनी का मैनेजर होता था, पर अब मिकी को उसका कुछ भी पता नहीं है कि जॉनी कहाँ पर है। और यहाँ पर लेन मिकी को धमका देता है और धमका के वो यहाँ से चला जाता है। और अब कैसे भी करके मिकी को अपनी जान बचाने के लिए जॉनी को ढूंढ कर लाना ही होगा। यहाँ पर मिकी की फ्रेंड सजेस्ट करती है कि अगर वो जॉनी को ढूंढना चाहता है तो उसे कुकी को ढूंढना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर होता है और जॉनी तो ड्रग्स एडिक्ट है ही, तो जॉनी उसे ड्रग तो जरूर लेता होगा। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोबारा से हमें हैंडसम बॉब को दिखाते हैं जो कि जेल जाने से बच गया होता है और ये फेवर उस पर किया होता है आरजी ने क्योंकि 1-2 ने आरजी के पैसे वापस दे दिए थे। इसलिए यहाँ पर 1-2 आरजी को थैंक यू बोलता है, पर इसके बाद 1-2 बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि बॉब जेल भी नहीं गया था और उसने बॉब की ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया था। इसके बाद उसे दोबारा से स्टेला का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि दोबारा से पैसे निकाले जा रहे हैं, पर इस बार वो सिंपल से अकाउंटेंट की जगह 2 बॉडीगार्ड्स जा रहे हैं। इसलिए संभल कर काम करना होगा और दोबारा से पैसों को चोरी करना होगा। पहली बार का काम इतना आसान था कि 1-2 दोबारा से मान जाता है। साथ ही में वो ये भी बोलती है कि उसके घर में पार्टी है, इसीलिए अगर तुम ड्रग्स ला सकते हो तो प्लीज मेरे घर में ड्रग्स अरेंज कर दो। तो 1-2 इसके लिए हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम 1-2 को देखते हैं जो कि स्टेला के घर पे पार्टी में आया होता है और यहाँ पर ड्रग्स के लिए अपने साथ कुकी को लाया था। कुकी वही है जिसे मिकी ढूंढ रहा है जिसके जरिए वो जॉनी तक पहुंच सकता है। यहाँ पार्टी में ब्रैटी नाम का एक आदमी होता है जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि ब्रैटी अच्छे से जानता है कि उनके बीच में वो इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है जो हर बार किसी न किसी को जेल पहुंचा रहा है। पर ब्रैटी यहाँ पर गे होता है और इस इंफॉर्मेशन के बदले वो बॉब के साथ फ्रेंडशिप करने को कहता है, तो वो लोग बॉब को मना लेते हैं। अब बॉब भी उनके साथ बात करने के लिए चला जाता है जिसके बदले में ब्रैटी ने प्रॉमिस किया है कि वो उन्हें इंफॉर्मर का नाम बताएगा। दूसरी तरफ एक बार अपने सारे पैसे चोरी होने के बाद
बाद यूरी को लगता है कि वो पेंटिंग जाने की वजह से ही ऐसा हो रहा है, इसलिए वो लेन से अपनी पेंटिंग वापस मांगता है। लेकिन लेन यहाँ पर कुछ बहाना बना देता है जिससे यूरी को शक हो जाता है, इसलिए उसे लगता है कि शायद लेन ने ही ये सारी चोरी करवाई होगी। अब यहाँ ये सब चल ही रहा होता है कि वंटू दूसरी चोरी के लिए तैयार हो जाता है। एक बार फिर से वो लोग अटैक करते हैं। इस बार पासा पलट जाता है क्योंकि वो दोनों बॉडीगार्ड्स होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब यहाँ पर उनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है। वो लोग जैसे तैसे करके भाग जाते हैं। यहाँ से भागकर वंटू दोबारा स्टेला के पास जाता है और उसे उसका 20% दे देता है, पर इसके बाद वो उसके साथ काम करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में यूरी को दोबारा से पता चलता है कि एक बार फिर से उसके सारे पैसे चोरी हो गए हैं, तो उसका शक यकीन में बदलने लगता है। यहाँ पर लेन को गोल्फ खेलने के लिए वो बुलाता है। वहां पर जाकर उसकी पिटाई कर देता है और उसके दोनों पैर तोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी पेंटिंग वापस नहीं करी तो वो उसे मार देगा। और इसके साथ ही वो अपने काउंसलर से खुद ही मिलने के लिए जाता है, जिससे कि लेन अभी तक मीडिएटर बना हुआ था। अब मतलब लेन को जो पैसे मिल रहे थे वो पैसे भी उसे नहीं मिलेंगे। यूरी अपनी मीटिंग खुद ही काउंसलर से कर लेगा और सारा प्रॉफिट काउंसलर का ही होगा। और अगर उसने पेंटिंग वापस नहीं करी तो उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ पर हम जॉनी को देखते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड दो ड्रग एडिक्ट्स को लेकर आया होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद जॉनी को और कंपनी की जरूरत है। अब ये दोनों ड्रग एडिक्ट्स वही होते हैं जो कुछ समय पहले चोरी का सामान लोगों को बेचते थे ड्रग्स खरीदने के लिए, और यहाँ पर ये लोग पेंटिंग को चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब ये चोर इस पेंटिंग को उसी जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर सभी क्रिमिनल्स बैठे होते हैं और यहाँ पर इस पेंटिंग को कुकी खरीद लेता है क्योंकि वंटू ने उसका पार्टी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करवाया था, तो वो खुशी से कुकी उस पेंटिंग को वंटू के घर भिजवा देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वंटू के घर पर देखते हैं जहाँ पर वो पेंटिंग भी होती है। अब यहाँ पर उसे बॉब का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि बार्टी ने इन्फॉर्मर का नाम बता दिया है और वो नाम एक पेपर में है और वो पेपर लेकर वो उसके घर की तरफ ही आ रहा है। दूसरी तरफ आर्ची को पता चल जाता है अभी तक बार बार यूरी के पैसे वंटू ने ही चुराए हैं और ये बात जानकर वो लेन को ये बातें बता देता है और अब लेन उसे बोलता है कि वंटू को उठा लो। तब वो दो बॉडीगार्ड जिससे उसने पैसे चुराए थे वो उसके घर पर बदला लेने आ जाते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर आरजी आ जाता है। आरजी उन दोनों को मार देता है और वो वंटू को वहां से लेकर जा रहा होता है कि तभी दरवाजे पर बॉब और उसका फ्रेंड आ जाते हैं, तो फिर वो उन दोनों को भी अपने साथ उठा लेता है। तभी उसे मिकी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि फाइनली उन्हें जॉनी मिल गया है, तो वो जॉनी को भी वहीं आने के लिए बोल देता है जहाँ पर वो वंटू और उसके फ्रेंड्स को ले जा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है स्टेला के घर पर जहाँ पर यूरी उससे मिलने आया होता है। यहाँ पर शुरू से ही यूरी उसे लाइक करता है। यहाँ पर वो उसे प्रपोज करता है, पर स्टेला के घर पे अपनी पेंटिंग वो देख लेता है जो कि वंटू ने उसके घर पे भेजी होती है एज अ गिफ्ट। मतलब कुकी ने जो पेंटिंग वंटू को चिपकाई थी वही पेंटिंग वंटू ने स्टेला को दे दी। यूरी को यकीन हो जाता है कि 2 बार हुई चोरी में स्टेला का ही हाथ है और वो उसे मरवा देता है और अब उसकी पेंटिंग उसके पास वापस आ चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है लेन के अड्डे पर जहाँ पर बॉब, वंटू और जॉनी और वंटू का फ्रेंड सभी लोग आ चुके हैं। यहाँ पर जॉनी को मिकी और उसका फ्रेंड लेकर आए थे, वो दोनों भी उनके साथ ही थे। अब जैसे ही जॉनी लेन के सामने पहुंचता है वो तुरंत ही आरजी को कुछ बताने वाला होता है। इस बात से घबराकर लेन उसे शूट कर देता है जिसकी वजह से वो मरता तो नहीं है पर उसे चोट लग जाती है। अब सारे आदमी जॉनी और 2 लोग उसके साथ जो आए हुए थे वो उसे लेकर जाने लगते हैं और उनका प्लान होता है कि इन तीनों को मार देंगे। यहाँ पर लेन वंटू से पूछता है कि वो पेंटिंग कहाँ पर है क्योंकि अभी भी उसको नहीं पता कि वो यूरी के पास वापस पहुंच चुकी है। तो बॉब उसे कहता है कि पेंटिंग का एड्रेस उस पेपर में है जो कि उसकी पॉकेट में है। यहाँ पर वो आरजी को उस पेपर को निकालने को कहता है और यहाँ पर वही पेपर होता है जिस पे इन्फॉर्मर का नाम लिखा था। यहाँ पर आरजी उस पेपर को निकाल लेता है और पढ़ लेता है। इन्फॉर्मर का नाम उसका रियल नेम नहीं होता, वो उसका निकनेम होता है जो कि होता है सिडनी, जिसे पढ़कर आरजी समझ जाता है कि सिडनी नाम लेन का ही है क्योंकि उसने लेन के मुंह से ये वर्ड कई बार सुना था। आरजी को यहाँ झटका लगता है क्योंकि उसने सबके साथ खुद भी आरजी को भी जेल भिजवाया था, जबकि आरजी उसका सबसे वफादार होता है। और आरजी बोलता है बॉब और उसके दोस्तों को छोड़ दो, अब यहाँ से वो लेन को देख लेगा
और यहाँ पर वो लेन को वापस से वैसे ही टॉर्चर करके मार देता है जैसे वो बाकियों को मारता है। अब सीन शिफ्ट होता है लिफ्ट में, जहाँ पर जॉनी और सबके बीच में झगड़ा होता है जिसमें दोनों ही गार्ड्स मारे जाते हैं और यहाँ से बचकर वो निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ वक्त बाद, जहाँ पर जॉनी ने अपने सारे ड्रग्स छोड़ दिए होते हैं। अब उसका प्लान आरजी की तरह क्रिमिनल बनने का होता है, पर आरजी यहाँ पर उसे वही पेंटिंग गिफ्ट करता है जिसके ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है, और वो पेंटिंग उसने यूरी को मारकर चुराई थी। अब वो ये पेंटिंग जॉनी को गिफ्ट कर देता है क्योंकि जॉनी को ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद